अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज चैप्टर 10 को, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे स्टेजेस ऑफ हीलिंग। एक्यूट स्टेज ऑफ हीलिंग के बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सब एक्यूट स्टेज के बारे में। तो बेसिकली हमें किस तरह पता चलेगा कि ये सब एक्यूट स्टेज है या क्रोनिक है या फिर ये एक्यूट है। तो बेसिकली जो पेशेंट क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा वो आपको बताएगा कि 3 वीक पहले मुझे चोट लगी थी और उसकी वजह से पेन है बहुत ज़्यादा है और कोई भी काम नहीं किया जा रहा। तो आपको फ़ौरनली डायग्नोज हो जाएगा कि ये सब एक्यूट स्टेज है, क्योंकि पेशेंट के ऑनसेट से लेके एंड देन क्लिनिकली प्रेजेंट करने तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि आइदर ये एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रोनिक है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को 3 वीक पहले चोट लगी है और वो क्लिनिकली प्रेजेंट कर रहा है आपके पास कि मुझे 3 वीक पहले ये चोट लगी थी और वो 3 वीक बाद आया, ठीक है। ऑनसेट से लेके क्लिनिकली जो प्रेजेंट होने तक का जो ड्यूरेशन है ना, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इधर एक्यूट है, सब एक्यूट है या फिर ये क्रोनिक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, पेशेंट आपको बताएगा आफ्टर वो 3 वीक्स बाद आएगा, ठीक है। तो अगर तो सब एक्यूट स्टेज है तो फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सब एक्यूट स्टेज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होगा, कौन सी इसके अंदर मैकेनिज़म्स हो रहे होंगे और हमने अब इस तरह किस तरह अब इसको ट्रीट करना है, ठीक है। ये एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक के जो स्टेजेस हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की जो मैनेजमेंट है ना वो डिफ़र कर रही होती है। तो बेसिकली जो सब एक्यूट आ जाती है, ये इसके अंदर हीलिंग हो रही होती है इंजर्ड टिश्यूज़ की, ठीक है। हीलिंग हो रही होती है जो इंजर्ड टिश्यूज़ होते हैं, और उसके साथ साथ जो वेस्कुलर सिस्टम होता है ना उसकी प्रोलिफरेशन हो रही होती है, ठीक है। सेल्स न्यू बन रहे होते हैं और रिपेयरिंग हो रही होती है इंजर्ड टिश्यूज़ की। तो ये बेसिकली सब एक्यूट स्टेज के अंदर हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, हीलिंग एक तो हो रही होती है, रिपेयरिंग हो रही होती है और प्रोलिफरेशन हो रही होती है, मतलब कि न्यू सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं। देन आ जाता है कि इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, अगर हीलिंग हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, ग्रेनुलेशन हो रही होगी, स्कारिंग हो रही होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लेकिन ये जो टिश्यूज़ बन रहे होते हैं ना, ये अर्ली स्टेज में वेरी फ्रेजाइल होते हैं, ठीक है। मतलब कि इनके अंदर इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई होती, क्योंकि ये न्यू टिश्यूज़ बन रहे होते हैं ना, तो इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अभी कम होती है, मतलब कि इनके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये इनके अंदर री इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सब एक्यूट स्टेज के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ है। इसके अंदर हमने मॉडरेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है और उसके साथ ही हमने एक्सरसाइजेस करवानी है। तो इसको कहते हैं मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़। वेरी फ्रेजाइल टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस पॉइंट को आपने नहीं भूलना। देन आ जाता है कि क्लिनिकली अब हम कौन कौन से साइंस देखेंगे पेशेंट के अंदर। तो जो क्लिनिकली साइंस आ रहे होंगे पेशेंट के अंदर के, उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होगी ना वो कम होगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन जो है ना वो कम होगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कम का हमें कैसे आइडिया होगा कि पेन उसको जो है ना वो मॉडरेट हो रही होगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा पेन नहीं होगी। और जब टिश्यू रेजिस्टेंस होगी ना प्रोवाइड करेंगे हम, तो पेन भी उसके साथ ही आएगी, ठीक है। पेन क्या होगी, सिंक्रोनाइज्ड होगी टिश्यू रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर स्कारिंग हो रही है, हमारा ये पर्पज़ है कि कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो जाए। तो बेसिकली हमने उस स्कारिंग टिश्यूज़ को मोबाइल करना होता है। तो बेसिकली सबसे पहला क्या आ जाता है पर्पज़, कि हमने मोबाइल करना होता है स्कार टिश्यू को। मोबाइल करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाएंगे, इसके अंदर मोबिलाइजेशन करवाएंगे एंड मैनिपुलेशन करवाएंगे।
ठीक है। और स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन लाइट सी, ठीक है, लाइट और इंटेंसिटी की स्ट्रेचिंग करवाएंगे, क्योंकि वैसे तो इन्फ्लेमेशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है स्ट्रेचिंग, लेकिन ये चूंकि मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ है, इसके अंदर हीलिंग भी जो है ना वो हो रही है टिश्यूज़ की, और उसके साथ साथ ये क्या हो रहा है कि स्कारिंग हो रही है। तो इस स्कारिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लाइट सी स्ट्रेचिंग करवाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पॉइंट याद रखना है आपने, एक्यूट स्टेज के अंदर कभी भी हम स्ट्रेचिंग नहीं करवाते, उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। देन आ जाती है दूसरा, मैंने आपको बताया कि एक तो स्कार टिश्यू हो रहा है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर हीलिंग हो रही है इंजर टिश्यूज़ की। तो बेसिकली जो हमने क्या, हमारा क्या पर्पज़ होना चाहिए मैनेजमेंट का, हमने प्रमोट करनी है हीलिंग। तो प्रमोट करने के लिए हीलिंग हम क्या करवाएंगे, ओपन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है। ओपन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइजेस, ओपन एक्सरसाइजेस वही होती हैं जिसके अंदर डिस्टल एंड फ्री होता है, क्लोज चेन के अंदर डिस्टल एंड फ्री नहीं होता। तो ओपन एंड क्लोज चेन एक्सरसाइजेस दोनों करवा सकते हैं इसके अंदर। कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस एंड स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है। ये पर्पज़ है इसके अंदर, और मैनेजमेंट के अंदर भी इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक तो मोबाइल करने की कोशिश करनी है स्कार टिश्यू को, एंड देन हमने क्या करनी है, प्रमोट करनी है हीलिंग ऑफ द इंजर्ड टिश्यूज़। देन हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये SCQ भी आता होता है, मैनेजमेंट ऑफ सब एक्यूट स्टेज। सबसे फर्स्ट, ठीक है, वो आ जाता है एजुकेट करना है हमने पेशेंट को, ठीक है। इन मैनेजमेंट्स के अंदर जो पहला पॉइंट आता है ना वो यही आता है, एजुकेट करना है पेशेंट को, हमने उसकी काउंसलिंग करनी है ताकि वो सेफली एक्सरसाइजेज जो हम होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए रिकमेंड करें वो परफॉर्म कर सके, डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, ताकि उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो सके। तो सबसे पहले हमने एजुकेट करना होता है पेशेंट को, उसकी मॉडिफाई करनी होती है एक्टिविटीज़ को जो वो डेली लाइफ करवा रहा होता है, और उसके पोस्चर्स को करेक्ट करना होता है। उसके साथ साथ हमने उसकी एजुकेशन भी करनी होती है कि वो ठीक है टीच करना होता है इस तरह एक्सरसाइज परफॉर्म करे, उसको पोजीशनिंग उसकी इम्प्रूव करते हैं। तो ये बेसिकली आ जाते हैं एजुकेट करने के अंदर पेशेंट के। देन आ जाता है सेकंड पॉइंट, आ जाता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हीलिंग हो रही है इंजर टिश्यूज़ की, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करनी है, हमने प्रमोट करने की कोशिश करनी है कि हीलिंग जो है ना वो ज़्यादा जल्दी हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, हमने प्रमोट करनी है हीलिंग ऑफ इंजर टिश्यूज़। तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे, हम लाइट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करवाएंगे, क्योंकि ये मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ है, इसलिए हमने रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज नहीं करवानी, लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और साथ साथ जब हमने एक्सरसाइजेज उन्हें परफॉर्म करनी है तो थोड़ी सी साथ में सपोर्टिव डिवाइसेस को भी ऐड कर देना है, ठीक है। उसके अंदर ऑर्थोटिक्स आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए हमने असिस्टिव डिवाइसेस को यूज़ करना है ताकि जो इंजर्ड टिश्यूज़ हैं जिनकी हीलिंग हो रही है उनके अंदर दोबारा री इंजरी ना हो सके। तो हम ऑर्थोटिक्स वगैरह और असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करेंगे जब भी पेशेंट जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो उसको हमने असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और साथ साथ में हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करते जाना है टाइम, ठीक है। अगर तो उसने दिन में 5 मिनट के लिए एक्सरसाइजेस कर रहा है तो हमने उसका आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। जो भी हम उसका प्लान बनाएंगे होम एक्सरसाइज का उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देना है। 5 मिनट्स कर रहा है तो हमने उसके लिए 7 मिनट्स कर देना है, देन ठीक है आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना है। देन 8 कर देंगे, देन 9 मिनट्स कर देंगे। तो इस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्सरसाइज का ड्यूरेशन इंक्रीज़ करना है, ठीक है। देन आ जाती है जो थर्ड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर स्कारिंग हो रही है, तो हमने स्कार टिश्यू से प्रिवेंट करने के लिए क्या करवाना है, हमने
सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स एंड जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, मोबिलिटी इंक्रीज करना है या फिर हमने उसको रीस्टोर करना है अगर तो वो कम हो गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, हम एक्टिव असिस्टिव से, ठीक है, एक्टिव असिस्टिव करवा रहे थे ना एक्यूट स्टेज के अंदर। इसके अंदर हमने एक्टिव असिस्टिव से प्रोग्रेस कर जाना है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है, एक्टिवली पेशेंट परफॉर्म करेगा एक्सरसाइजेस को। ठीक है, देन आ जाती है इसके अंदर कि इसके अंदर हमने आहिस्ता आहिस्ता वो एक्टिवली इंक्रीज करेगा और आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करना है कि जो मोबिलिटी है नियर बाय स्ट्रक्चर्स की उनको भी इंक्रीज कर देना है। ठीक है, ताकि उनके अंदर कंट्रैक्चर्स डिवेलप ना हो इमोबिलिटी की वजह से। तो मोबिलिटी ऑफ नियर बाय जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हमने इंक्रीज कर देना है। देन आ जाता है फोर्थ पॉइंट, आ जाता है इसके अंदर हमने डेवलप करना है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथनिंग को हमने इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, ठीक है, इधर मैं इंटरवेंशंस लिख रही हूँ। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेवलप करना है, मस्कुलर एंड्योरेंस करवानी है एंड स्ट्रेंथनिंग करवानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये डेवलप करवानी है हमने सब एक्यूट स्टेज के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स परफॉर्म करवाएंगे, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स। ठीक है, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स हमने परफॉर्म करवानी है लेकिन इसके अंदर माइल्ड रेजिस्टेंस हो। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है हमने परफॉर्म करवानी है और जो इंजर्ड टिश्यूज़ है ना वो दोबारा इंजर्ड हो जाएं, तो इस चीज़ से हमने अवॉइड करना है। तो हमने मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स लाइट रेजिस्टेंस के अंदर परफॉर्म करवानी है। देन हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट जो है ना वो एक्टिवली परफॉर्म कर सके रेंज ऑफ मोशंस को। ठीक है, जब पेशेंट एक्टिवली परफॉर्म करने लग पड़ेगा रेंज ऑफ मोशंस को तो हमने प्रोग्रेस कर देनी है। सबसे पहले तो हम आइसोमेट्रिक्स करवा रहे हैं, देन हमने परफॉर्म करवानी है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, जिसके अंदर मसल की शॉर्टनिंग होगी। आइसोमेट्रिक्स के अंदर मसल के लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होता, लेकिन आइसोमेट्रिक्स जो होती है ना इसके अंदर इतना वर्क भी नहीं परफॉर्म कर रहा होता मसल एज़ कम्पेयर टू आइसोटोनिक, जिसके अंदर मसल शॉर्टनिंग हो रही होती है और ज़्यादा मसल को वर्क करना पड़ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू आइसोमेट्रिक्स। तो इसलिए हमने जो लेस रेजिस्टेंस है, थोड़ी सी माइल्ड सी रेजिस्टेंस के अंदर हमने प्रोग्रेस कर जाना है। तो हमने माइल्ड से करवानी है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, और एंड्योरेंस डेवलप करवानी है। तो इसके अंदर आपको पता है कि क्या करवाते हैं हम रेपिटिशंस इंक्रीज कर देते हैं एक्सरसाइजेस की। लाइट रेजिस्टेंस होती है, जो भी एक्सरसाइज करवाएंगे उसकी लाइट रेजिस्टेंस होगी और इंक्रीज नंबर ऑफ रेपिटिशंस होंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एंड्योरेंस डेवलप होगी। देन आ जाती है स्ट्रेंथनिंग। तो स्ट्रेंथनिंग करवाने के लिए हम क्या करेंगे, माइल्ड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे, माइल्ड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और ये तब करवाएंगे जब न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और एंड्योरेंस इन तमाम एक्सरसाइजेस से इंक्रीज हो चुकी होगी। देन अल्टीमेटली हम क्या करवाएंगे, माइल्ड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। देन आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आ जाता है फिफ्थ। ठीक है, मेंटेन करनी है हमने इंटेग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड एरियाज। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर नी के अंदर कोई इंजरी हुई है और नी की यहाँ पर सर्जरी हुई है
तो उसकी वजह से क्या होगा कि नी तो हम सर्जरी के बाद उसको मूव नहीं कर सकते। तो जब उसको मूव नहीं करेंगे तो नियर बाय जो हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स डिवेलप होने लग पड़ेंगे, डीएंस बनने लग पड़ेंगी इमोबिलिटी की वजह से। तो अगर हम उनके अंदर एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो ये वाले जो चांसेस है ना ये कम हो जाएंगे, ताकि पेशेंट जो है ना वो जब उसकी इंजरी ठीक हो जाए उस रीजन की, तो जो नियर बाय जॉइंट्स हैं वो मूव कर सकें और उसकी अर्ली मोबिलिटी गेन हो सके। तो मेंटेन हमने इसलिए नियर बाय जो एरियाज़ होते हैं, यानी कि जो प्रॉक्सिमल डिस्टल जॉइंट्स होते हैं उस रीजन के, तो उससे हमने क्या करना होता है, एक्टिवली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी होती है उनके अंदर। तो इनके लिए इंटेग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड एरियाज़ को मेंटेन करने के लिए हम स्ट्रेंथनिंग और स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि उनकी मसल वेस्टिंग ना हो और ना ही मसल एट्रोफी हो सके और उनके जॉइंट्स के अंदर एडियंस डेवलप हो सके। के अंदर जो प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है आपने मैनेजमेंट के अंदर, तो वो बेसिकली आ जाता है कि जो एक्सरसाइजेज आपने परफॉर्म करवानी है वो माइल्ड रेजिस्टेंस की होनी चाहिए। ठीक है, माइल्ड रेजिस्टेंस की होनी चाहिए और इंक्रीज इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए। इंक्रीज इन्फ्लेमेशन के क्या साइंस होंगे कि जब हम एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो पेशेंट की जो पेन है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पेशेंट के जो मसल्स हैं वो फटीग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली साइंस हैं इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होने के, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, तो पेन को भी कम होना चाहिए, मसल फटीग को भी कम होना चाहिए और वीकनेस भी जो मसल्स की है ना वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रही है, हम गलत एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने मॉडिफाई कर लेना है फ़ौरन ही उन एक्सरसाइजेस को। नेक्स्ट हम करेंगे क्रोनिक स्टेज ऑफ हीलिंग के बारे में। अब तक आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।